हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज़ के बारे में। कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड वर्क करती हैं, कौन सी एजेंसीज किस कंट्री की हैं और इन एजेंसीज़ का रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इन अथॉरिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते हैं या एक मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया किसी अदर कंट्री में भी सेल हो, तो आपको इन अथॉरिटीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हीं कंपनी के थ्रू आपको अप्रूवल मिलेगा, यही कंपनी आपको अप्रूवल देंगी और यही जो रेगुलेटरीज़ हैं यही आपको उस कंट्री के लिए मार्केट ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराएंगे। एजेंसीज़ के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि एजेंसीज होती क्या है, क्या वर्क होता है। ये जो एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाती हैं और इन एजेंसीज़ का जो वर्क होता है वो एक एस्टेब्लिशमेंट करना होता है, एक नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन और कंसिस्टेंस ऑफ कंप्लायंस इनका वर्क होता है। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि एजेंसीज को अपॉइंट क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने इनको इसलिए अपॉइंट किया जब 1930 में मेडिसिन के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था कि कैसे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था। उस मेडिसिन के जब पेशेंट उसको लेता था तो बहुत सारे क्रिटिकल इफ़ेक्ट आते थे, साइड इफ़ेक्ट आते थे उसके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी, पैरालाइज हो जाते थे। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्रिटिकल जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो देखने को मिलते थे। इसमें कुछ उस टाइम पे ट्रेजेडी हुई, जैसे कि थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हुई, सल्फेनिडामाइड एलेक्जर आ गया, देन डिप्थीरिया एपिडेमिक आ गया उस टाइम पे, देन डेलकनसिल्ड हो ट्रेजेडी हुई, देन वैक्सीन ट्रेजेडी हुई। तो ये बहुत सारी ट्रेजेडी हुई। इनसे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू हुए, पैरालाइज हो गए, इस तरह के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आए, जिसकी वजह से उन कंट्रियों जो डेवलपिंग कंट्री थी उनकी गवर्नमेंट का फोकस गया मेडिसिन की तरफ कि मेडिसिन जो एक मेन मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो रोल प्ले करता है, ये एक बहुत ही मतलब मेन रोल होता है मेडिसिन का हेल्थ से रिलेटेड, तो उस पर भी फोकस किया और फिर वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ थी उन्होंने अपॉइंट की एक रेगुलेटरी बॉडीज़। एजेंसीज़ का रोल क्या होता है। इन एजेंसीज़ का मेन रोल जो होता है कि ये किसी भी मेडिसिन की सेफ्टी, एफिकेसी, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन इंश्योर करना इनका मेन रोल होता है। सेकंड रोल इनका होता है कि ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है किसी मेडिसिन का, लाइसेंस कैसे प्रोवाइड करना है, ड्रग डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंपोर्टिंग के लिए और लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, उसके लिए गाइडलाइन ये प्रोवाइड करती है। ये भी इनका एक रोल होता है। थर्ड रोल इनका जो होता है वो किसी भी मेडिसिन के एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन को मॉनिटर करना होता है। ये इनके मेन रोल होते हैं जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं और किस कंट्री की होती हैं। अपने इंडिया से स्टार्ट करते हैं। CDS को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1940 में स्टार्ट हुई थी, तभी से वर्क कर रही है। इसका भी मेन जो रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो यही होता है कि ये मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और एक्यूरेसी को इंश्योर करती है। देन सेकंड रोल इसका ये लाइसेंस, ड्रग डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए गाइडलाइंस, टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस, इन सब के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। सेकंड बात करते हैं USFDA की, USFDA यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल आपने बहुत सुना होगा इंडिया में कि USFDA बहुत अच्छे मानते हैं।
हाँ, ये अच्छा होता है, ये बहुत बड़ी एक रेगुलेटरीज़ है, यूएस की रेगुलेटरी है। और इंडिया में आपको बहुत ही प्लांट मिलेंगे ऐसे देखने के लिए, बहुत सारे प्लांट मिलेंगे ऐसे कि ये यूएसएफडीए अप्रूव है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी मेडिसिन है, जो बहुत सारी मेडिसिन का एक्सपोर्ट होता है यूएस में। अगर यूएस में एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ का यूएसएफडीए अप्रूवल लेना पड़ता है, वहाँ की मार्केट से लेना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे प्लांट आपको मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियाँ मिलेगी आपको कि जो यूएसएफडीए अप्रूव हैं। देन थर्ड बात करते हैं टीजी, थेरेप्यूटिकली गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी है। फोर्थ बात करते हैं MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। देन बात करते हैं EMEA, यूरोपियन मेडिसिन एंड इवेल्युएशन एजेंसी। देन बात करते हैं SFDA, स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना की रेगुलेटरीज़ है। देन बात करते हैं एनवीजा की, ये ब्राज़ील की रेगुलेटरी बॉडीज़ है। MCCA साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी है। MOH श्रीलंका की। देन बात करते हैं हम स्विस मेडिक, ये स्विट्ज़रलैंड की रेगुलेटरी है। देन हम बात करेंगे हेल्थ कनाडा, ये कनाडा की रेगुलेटरी बॉडीज़ है। ये एक जनरल, और भी बहुत सारी है, ये एक जनरल और भी मैंने बताया कुछ रेगुलेटरी के बारे में, और भी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। लाइक जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं या सेमी डेवलपिंग कंट्री है, लाइक डेवलपिंग US और सेमी डेवलपिंग जो अभी डेवलप हो रहे हैं जैसे कि इंडिया, तो सभी की अपनी अपनी रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं। और कुछ कंट्री ऐसी है जो अभी डेवलपिंग नहीं है, तो वो क्या करती है, वो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करती है। इन्हीं जो भी इनकी गाइडलाइंस रहती है उनको फॉलो करती है और मेडिसिन अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो वहाँ पे इनको फॉलो करके। ये एक जनरल ओवरव्यू था एजेंसीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।